20 साल की उम्र में आप पर सेडिशन का मुकदमा चला जो चलता रहा सन 2007 तक। ये भी अपने आप में कहानी है। तो यूँ समझिए कि ये ज़माने की तुंदो तेज़ हवाओं ने कुर्बान अली को रगड़ा है और निखारा है और बनाया है, और आज जो हम देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़े पावरफुल नेता हैं, जिनको दुनिया में भारतीय जनता पार्टी वाले विश्व गुरु की हैसियत से प्रोजेक्ट करते हैं, उन पर मुकदमा दायर करना, उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करना, ये भी कुर्बान अली का हिस्सा है। मुझे ये बात कहते हुए और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कुर्बान अली को मैं तब से जानता हूँ जब से वो अलीगढ़ में पढ़ते थे। मैं तब से भी जानता हूँ जब से उन्होंने पत्रकारिता में अपना काम शुरू किया, और हम दोनों ने साथ साथ काम किया। मुझे एक बात और याद दिलाइए कि ये जो बाबरी मस्जिद वाला और अयोध्या में मंदिर वाला जो पूरा आंदोलन है, इसको भी आपने बहुत ही नज़दीक से देखा, और न सिर्फ नज़दीक से देखा बल्कि उस वक्त पत्रकारिता की, रिपोर्टिंग की, और बीबीसी के लिए भी एक स्ट्रिंगर की हैसियत से आपका काम शुरू हो गया था। और 6 दिसंबर 1992 में जब मस्जिद तोड़ी जाती है अयोध्या में, तो आप उस वक्त वहीं मौजूद थे अयोध्या में, और आपके सामने सब कुछ हुआ। वो जो वाक़या है, दरअसल क्या है कि वो वाक़या आपने तो लिखा है उसके बारे में, लेकिन और भी बहुत बड़े जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन्होंने भी उसको तरह तरह से लिखा है। और उसमें एक मार्क टली भी हैं जो हमारे बीबीसी के ब्यूरो चीफ होते थे उस ज़माने में दिल्ली में, और अब तो रिटायर हो चुके हैं, खासे बुजुर्ग हैं। और पिछले दिनों हम लोग बैठे थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो मुझे याद है कि आप वहाँ मौजूद थे, मैं वहाँ मौजूद था, मार्क टली थे, सतीश जेकब थे। तो ये लोग तो वहाँ मौजूद थे, और सतीश जेकब के अलावा साथ में जो मार्क टली साहब की पार्टनर हैं जिलियन राइट, और जो हिंदी में से जिन्होंने अंग्रेज़ी में बहुत मशहूर ट्रांसलेशंस किए हैं, वो भी मौजूद थी। और तब ये जिक्र निकला था कि हुआ क्या था, और उसमें एक कंसेंसस उभर के आया था। इसलिए कि भाई आप कुछ कह सकते हैं, मार्क टली कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब इतने सारे लोग मौजूद होते हैं तो एक दूसरे को करेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही संक्षेप में, इख्तिसार के साथ में ज़रा सा ये बता दीजिए कि वो मामला क्या हुआ था जब ये मस्जिद तोड़ी जा चुकी है, तोड़े जाने की प्रोसेस में है, तब आप पकड़ लिए जाते हैं। जी। वो परवेज़ भाई हुआ ये था कि मैं उस वक़्त संडे ऑब्ज़र्वर के लिए काम करता था, लेकिन बीबीसी के लिए स्ट्रिंगर भी था और उर्दू सर्विस, हिंदी सर्विस हमसे कभी-कभी टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू जिसे टू वे कहा जाता है वो करते थे। तो मैं गया तो था संडे ऑब्ज़र्वर के लिए वो घटना कवर करने के लिए और अयोध्या में फैज़ाबाद में एक होटल है शान-ए-अवध, वहाँ हम रुके थे। मार्क टली, जिलियन भी थे, हमारे सहयोगी रामदत्त त्रिपाठी भी थे और हम सब लोग 6 दिसंबर को सुबह बाकी और पत्रकार करीब 1 डेढ़ हज़ार पत्रकार देश भर से और विदेश से आया था उस घटना को कवर करने के लिए। तो वहाँ एक प्लेटफ़ॉर्म था, उस पर जाकर के हम स्टेशन हो गए और 10 बजकर 20 मिनट पर स्टॉर्मिंग शुरू हुई और एकदम से वो आरएसएस के कमांडोज़ उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ मुरली मनोहर जोशी थे, लाल कृष्ण अडवाणी थे, उमा भारती थीं, विनय कटियार थे, साध्वी ऋतंभरा थीं और फिर वो एक जुबिलिएशन में बदल गया। हालाँकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एफ़िडेविट दे रखा था कि कुछ नहीं होने दिया जाएगा, कानून व्यवस्था बरकरार रखी जाएगी, लेकिन डीएम, एसएसपी सामने बैठे हुए हमारे चाय पी रहे थे। बाद में वो एसएसपी डीबी राय साहब वहाँ सुल्तानपुर से लोकसभा के बीजेपी से एमपी भी हुए, तो कितना उनका समर्थन रहा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10-20 पर जब ये शुरू हुआ उस वक़्त मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे और पहला जो फ़ोन अवेलेबल था वो अयोध्या से फैज़ाबाद 8-10 किलोमीटर की दूरी है, तो सीटीओ फैज़ाबाद टेलीग्राफ ऑफ़िस। तो मार्क टली ने कहा कि भई मुझे रिपोर्ट फ़ाइल करनी है और मुझे जाना पड़ेगा। तो हम लोग मार्क के साथ उस उनकी कार में रवाना हुए और 11 बजे अयोध्या पहुँच कर के उन्होंने वो रिपोर्ट फ़ाइल की। तकरीबन 12 बजे के आस-पास उनका पहला डिस्पैच था, द स्टॉर्मिंग हैज़ बिगन इन अयोध्या एंड दे हैव द फर्स्ट डोम हैज़ बीन कोलैप्स्ड। ये पहली रिपोर्ट थी और उसके बाद ये हुआ कि अब हमको वापस चलना चाहिए क्योंकि एक्शन तो वहाँ चल रहा है। तो जब हम वापस आने लगे तो रामदत्त त्रिपाठी ने कहा कि अभी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस मूव करेंगे तो हम इनके पीछे-पीछे चलते हैं। लेकिन उसको अयोध्या और फैज़ाबाद के बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग होता था, वहाँ पे रोक दिया गया, जले टायर डाल दिए गए। हमारे साथ एक और लोकल जर्नलिस्ट थे जागरण के और उस लखनऊ के एडिटर थे विनोद शुक्ला, उन्होंने कहा अगर आप लोग चलने की हिम्मत करें तो मैं आपको ले जा सकता हूँ, ये खुफिया रास्ता मुझे मालूम है।
तो जिलियन और रामदत्त त्रिपाठी तो उतर गए गाड़ी से, और मैं, मार्क, विनोद शुक्ला और उनके लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट और उनकी वाइफ विनोद शुक्ला की, हम 5 लोग गए। एक रास्ता है कैंट से, और बिल्कुल वहाँ जहाँ बाबरी मस्जिद थी उसके बैक साइड, और फुल स्विंग पे कार सेवा चल रही थी। और जैसे ही हम उतरे, मार्क टली को विनोद दुआ ने 2 दिन पहले ही अपने प्रोग्राम में दिखा दिया था दूरदर्शन पे, तो वो और भी ज़्यादा उनकी शक्ल जानी पहचानी हो गई, और उन्होंने बिना मेरी आइडेंटिटी को जाने हुए हम लोगों पे बहैसियत जर्नलिस्ट हमला किया। अब मारो सालों को ये लेके आए हैं मार्क टली को। तो माँ के लिए जैसे वो हुए, तो मैंने उनके ऊपर गिर करके उनको बचाया, तब तक मेरे ऊपर डंडे पड़ते रहे। लेकिन उसी फ्रेंजी मॉब में एक लड़के के अंदर गुड सेंस प्रिवेल किया, उन्होंने कहा कि भाई अभी कार सेवा चल रही है, उसमें विघ्न पड़ जाएगा, इन सालों को बंद कर दो। तो बराबर में एक मंदिर था, उसके कमरे में हमको ले जा करके बंद कर दिया गया, और वो 4-5 घंटे का जो मामला था, कि हमारी जान लटकी हुई थी, जैसे बलि के बकरे की हालत होती है कि किसी भी वक्त मार दिया जाएगा, क्योंकि कार सेवा खत्म होने लगी थी दिन छिपने तक। और तब तक ये जो जागरण के सरल ग्याप्टे साहब थे, ये निकल के चले गए, और वहाँ जो एक बड़ी हवेली के महंत हैं, उनको वो लेकर के आए, और उनकी ज़मानत पे हम को छोड़ा गया। नहीं, उनकी ज़मानत पे छूटे, लेकिन थोड़ा-सा मुझे ये भी याद है कि जब हम लोग ये वाक़या डिस्कस कर रहे थे, और इत्तेफ़ाक से 6 दिसंबर ही थी उस दिन, जी, 6 दिसंबर सन 2023 में जी, हम सब लोग बैठे थे, जिसमें कि मैं, आप, अचला शर्मा, जी। मार्क टली, जिलियन राइट, सतीश जेकब, और वो जो हिस्ट्री का अपने प्रोफ़ेसर इरफान हैं हबीब, जेएनयू वाले, इरफान सैयद इरफान इरफान हबीब जी, और अतिया जैदी, हबीब। हम ये सब लोग मौजूद थे बहरहाल। जी, तो उसमें बात ये निकल के आई थी कि मार्क साहब ने बताया कि फिर वो जो महंत थे, उन्होंने ये कहा कि ये वो जो दुशाला होता है जी, जिस तो पे वो मैं आ वो रहा हूँ उसपे। मंत्र वगैरह लिखे तो होते हैं हुआ संस्कृत ये के, कि हैं? उसके बाद हमको पनाह-गुज़ीन होना पड़ा विश्व हिंदू परिषद के दफ़्तर में, आहा! कि वहीं से सेफ तरीके से जा सकते थे, क्योंकि फ्रेंजी मॉब थी चारों तरफ। और उस वक्त तो अशोक सिंघल साहब की अदालत में हमें पेश किया गया, और तब हमने कहा कि भाई ये मार्क टली हैं और हमको फैज़ाबाद जाना है। तो कार सेवकों की वाली पट्टी हमको पहनाई गई, और माँ को एक शॉल ओढ़ाई गई, ताकि उनका चेहरा वेरा ज़्यादा ना दिखे, और पीएसी के एक ट्रक में बिठा करके हमको वहाँ अयोध्या से फैज़ाबाद पहुँचाया गया, जहाँ पहुँचने के बाद उर्दू सर्विस पे मैंने ये ब्रेक की स्टोरी कि वहाँ पूछा गया, मुझे याद है आज भी, अपने वो थे वक़ार साहब ने कहा कि क्या वहाँ सुना ये है कि कुछ ढांचे को नुकसान पहुँचाया गया, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन यही कह रहे थे। तो मैंने कहा साहब वो तो वहाँ मिट्टी, वो ईंटों को भी उठा के ले गए हैं एज़ ए सोवेनियर, वो तो रेज़ टू द ग्राउंड है मस्जिद इस वक़्त, उसका कोई नामो-निशान तक नहीं बचा है, और अब कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वो खाक है, मिट्टी है। तो ये सिचुएशन हुई, और फिर वहाँ से हम अगले दिन किसी तरह से जान बचा के अपनी लखनऊ आए। अच्छा, मुझे ज़रा सा फिर से एक बार याद दिलाइए कि आप सब पत्रकार जो बिरादरी है, उन्होंने क्या कहा? माथे पे वो बांध ली ये कार कार सेवक सेवक की वाला? तरह कि मैं कार सेवक, वो आज भी मेरे पास एज़ ए सोवेनियर रखा हुआ है कि ये 6 ये दिसंबर। सब लगा के तब कहीं आपकी जान बची, जी, हैं? जी, जी। ये थी वो घटना जिसने हिला दिया हिंदुस्तान को। हमने पार्टीशन तो देखा नहीं, लेकिन पार्टीशन के बाद अगर सबसे बड़ा कोई हादसा था आज़ाद हिंदुस्तान में, तो वो बाबरी मस्जिद का ढाया जाना था। क्योंकि उसके बाद जो दंगे-फ़साद हुए, पूरी यूपी में कोई शहर नहीं बचा हुआ था, जहाँ कर्फ्यू ना हो और दंगे ना हुए हों। बॉम्बे में दंगे हुए, ब्लास्ट हुए, गुजरात में, सूरत में दंगे हुए। एक लंबी श्रृंखला है, कई हज़ार लोग उन दंगों में मारे गए। और उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनका रवैया बड़ा शर्मनाक था। वो जो डिटेल्स बाद में निकल के आई कि पता चला, पहले तो वो सो रहे थे, कुछ लोगों का कहना ये है कि वो पूजा कर रहे थे। फिर नीरजा की किताब में निखिल चक्रवर्ती के हवाले से बात कही गई है, तो उन्होंने कहा कि दादा हम बीजेपी से तो लड़ सकते हैं, राम से नहीं लड़ सकते। तो एक तरह से उनका जो कनाइवेंस था वो साबित हो गया कि ही वाज द प्राइम मिनिस्टर हु प्रिसाइडेड द डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। एक बात और उसमें निकल कर आती है, उसकी वजह ये है कि जब ये सब लोग वहाँ मौजूद थे,
जिसमें वाजपेयी जी तो नहीं थे, लेकिन ये एक आडवाणी जी के सामने हुआ ये सारा मामला। आडवाणी जी ने उसके बाद में फिर अफसोस जाहिर किया। मार्क टेली ने उस पर रिपोर्ट भी की, और वो मार्क टेली की रिपोर्ट भी खासी कंट्रोवर्शियल मानी जाती है, इसलिए कि मार्क टेली साहब की रिपोर्ट से कहीं ये जाहिर होता था, अल्फाज में मुझे याद है वो मैंने पढ़ी थी और हमने मार्क साहब से सवाल भी किए थे, जिस से ये एहसास होता था कि जैसे कि आडवाणी जेन्युइनली बहुत शर्मिंदा थे मस्जिद के तोड़े जाने पे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ज़ाहिर सी बात है कि उस काम के लिए ही वहाँ गए भी थे कहीं ना कहीं एक लेवल पे, कि ये तो शायद प्लान नहीं था कि इस तरह से इन लोगों के साथ में कि वो तोड़ी जाएगी या नहीं तोड़ी जाएगी, किस हद तक मामला पहुंचेगा। मैं इशारा इस तरफ कर रहा हूँ कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने इस बात को कॉन्टेस्ट किया, एक कमीशन में, दूसरे कमीशन में, फिर उसके बाद में जितनी भी सिटिंग्स होती हैं, फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जगह जगह, कि साहब उनका मस्जिद को तोड़ने में कहीं कोई रोल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ वही लीडरशिप इस बात को बहुत फख्र के साथ प्रोजेक्ट करती थी कि यही लोग तो थे जिनकी वजह से मस्जिद टूटी। तो ये विरोधाभास क्या निकल के आ रहा था उस वक्त, उसके ये बाद में भी? विरोधाभास नहीं था, ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस थी। और मुझे मार्क टली की वो रिपोर्ट याद नहीं है कि जिस तरह से आडवाणी को उन्होंने पोर्ट्रे किया, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर याद दिला दूँ कि वाजपेयी जी 5 दिसंबर की रात को लखनऊ में थे और उन्होंने कहा कि सब लोग चाहते हैं कि हम अयोध्या जाएँ और वहाँ समतलीकरण किया जाए, समतल श नुकीले पत्थर बहुत हैं, जी हाँ। समतल कर दिया किया जाएगा। जाए तो मतलब रेस टू द ग्राउंड बेसिकली। और चूंकि पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं दिल्ली में रहूं तो मैं दिल्ली जा रहा हूं। और 6 दिसंबर को वो दिल्ली आ गए और 7 दिसंबर की सुबह बीबीसी हिंदी सर्विस में पंकज पचौरी ने उनसे इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने कहा, उसमें निंदा की उन्होंने इस कांड की कि ये बहुत ही दुखद दिन है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन जैसे ही अडवाणी, जोशी, उमा भारती की अरेस्ट का वारंट शुरू हुआ और अगले दिन चूंकि यूपी की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया, उसके साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान की भी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया था और बाद में जो चुनाव हुए थे वो आप कवर करने लंदन से आए थे। तो वो जो चीज़ हुई उसके बाद से फिर इन लोगों ने कहना शुरू किया कि ये तो हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि शुरुआत बाल ठाकरे ने की कि जो कुछ हुआ अयोध्या में वो सही हुआ, मैं उसका क्रेडिट लेता हूँ और उसमें शिव सैनिक शामिल थे। फिर कल्याण सिंह ने कहा, जिसने कसम खाई थी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि कानून का पालन किया जाएगा और वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई, 1 दिन के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 दिन क्या, मैं तो 100 दिन और 1000 दिन जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि फिर वो उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए फिर वो जो मुकदमा रहा 6 साल वाजपेयी इरा के बीच में, उसको इस तरह से बना दिया गया कि नथिंग हैपेंड इन अयोध्या और उसके लिए कोई कसूरवार नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या में ऐतिहासिक फैसला दिया है वहाँ राम मंदिर के बनाने का, उसमें ये माना है कि 22 दिसंबर 1949 को जो मूर्तियां रखी गई वो गलत थी। 1 दिसंबर को, 1 फरवरी 86 को जो ताला खुला था वो गलत था। डिमोलिशन जो हुआ वो गलत था और डिमोलिशन के दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन वो सारे लोग डिमोलिशन करने वाले बाइज्जत बरी कर दिए गए और फिर भारत सरकार में मंत्री और उप प्रधानमंत्री तक बने और वो किस्सा ऐसे ख़त्म कर दिया गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक फिल्म थी जिसका नाम था नोबडी किल्ड जेसिका लाल, वही बाबरी की शक्ल है। आपकी भी पेशी हुई थी ये जो लिब्राहन कमीशन वगैरह हुए थे? जी हाँ, इसमें पहली पेशी तो हमारी हुई जब हम अयोध्या से लौट-पिट करके आए, तो जस्टिस सरकारिया थे प्रेस कमीशन के इंचार्ज और वहाँ भी अडवाणी जी भी उसके मेंबर थे और वहाँ जब हमारे साथ क्रॉस करना शुरू किया तो फिर मुझे गुस्सा आया। मैं उस वक़्त थोड़ा यंग भी था और ये सारी चीज़ अपने आँख से देख कर के आया था। तो मैंने कहा, जस्टिस सरकारिया साहब, आप हमें कोई एक चोर डकैत की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हम कोई कल्प्रिट हैं। मैंने कहा, आपको हमारे साथ सहानुभूति होनी चाहिए कि हम वहाँ फ्री प्रेस के नुमाइंदे थे, हमें मारा पीटा गया, हमारे कपड़े फाड़े गए, हमारी सहयोगी थी रुचिरा गुप्ता, उसके कपड़े फाड़े गए, दसियों फोटोग्राफर्स के कैमरे छीन लिए गए, तोड़ दिए गए। और मैंने कहा, आप यहाँ इस तरह से बात कर रहे हैं? तो फिर वो डिफेंसिव पे आए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हाँ आपके साथ। तो मैंने कहा, ये दर्ज किया जाना चाहिए, हम ये गवाही देने के लिए आए हैं कि बाबरी मस्जिद तो तोड़ी गई, उसके साथ साथ हम पत्रकारों को भी तोड़ा गया, हमारी भी अच्छी मरम्मत की गई। और फिर जब लिबराल कमीशन हुआ तो उसमें जाकर के गवाही दी कि हाँ, ये दिन दहाड़े आंखों के सामने हुआ और ये सारे लोग जुबिलियंट थे। बल्कि मुरली उमा भारती तो इतने जोश में आई कि वो उमा भारती मुरली कंधे मनोहर पे के चढ़ गई? कंधे पे बैठ गई।
और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो वहाँ वहाँ भी संविधान को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि बात तो यही थी कि बाबरी मस्जिद वो एक मस्जिद नहीं थी, वो भारतीय संविधान को उस दिन पार किया गया था कि रूल ऑफ लॉ की चलेगी या भावनाओं की चलेगी, और अल्टीमेटली भावनाओं की चली, और उस पर अब चूंकि जजमेंट आ गया है और लोग कहते हैं कि भाई इस पर बात नहीं की जानी चाहिए और उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन कैसे भूलें, अभी मथुरा और काशी बाकी है, और उस वक्त में ये नारा लगता था, अयोध्या तो झांकी है। नहीं, वो उसका आपको पता है, कुछ लोग उसका अब अर्थ अलग निकालते हैं जी कि वो मथुरा और काशी बाकी है, उसमें ये कहते हैं कि अयोध्या अभी झांकी है, इसलिए कि वो नया आया है सन 2024 का जो नतीजा आया उसके बाद में, वहां पे जब समाजवादी उम्मीदवार जीत जाते हैं फैजाबाद से, अयोध्या से, तो लोग कहते हैं, जो समाजवादी सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि अयोध्या तो जो भी है, लेकिन अभी मथुरा काशी बाकी है, मतलब यहाँ पे समाजवादी पार्टी की जीत बाकी है। ये तो इस इलेक्शन का सबसे बड़ा अगर कोई रिजल्ट है तो अयोध्या की सीट पर बीजेपी का हारना, और शर्मनाक हार, यानी अयोध्या असेंबली सेगमेंट में वो सिर्फ महज 500 वोट से जीते हैं, और बाद 5 जो असेंबली सेगमेंट हैं उन सब में बुरी तरह से हारे, और ये वही लल्लू सिंह से जो हारे हैं जिन्होंने कहा था कि 400 पार जब हो जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे, और वो ऐसा इनके पीछे पड़ा कि उसने इनका सफाया कर दिया। और इतना ही नहीं, फैजाबाद कमिश्नरी में जो बिल्कुल मुल्हिक है, मिला हुआ है अयोध्या से, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी और श्रावस्ती, वहाँ नृपेंद्र मिश्रा साहब के बेटे लड़ रहे थे जो इस वक्त मंदिर के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री के बहुत खास वफादार सिपह सालार थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, उनका बेटा हार गया। और एक लंबी लिस्ट जाती है इलाहाबाद होते हुए बनारस भी, बस कहते हैं कि लोग कनपट्टी पर से गोली निकल गई कि जो मार्जिन 4 लाख 5 लाख का होता था वो 1.5 लाख पर आकर के रुक गया। और ये हुआ। इसलिए हाँ। अयोध्या का रिजल्ट एक बहुत मायने खेज रिजल्ट है।